बैठा भी होगा तो बैठे हुए, चलिए दोनों का भी स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं रीट की बात कर रहे थे, आज टेट की बात करें एसटीसी। अब कौन विद्यार्थी रीट प्री में फर्स्ट लेवल और कौन विद्यार्थी सेकंड लेवल दे सकता है, पहले आप बताइएगा फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट लेवल की परीक्षा कौन दे सकता है, जिसने एसटीसी के साथ क्या रखा है, मतलब 12वीं के साथ उसने डीएलएड कर रखा हो, वो विद्यार्थी क्या दे सकता है, फर्स्ट लेवल दे सकता है। अच्छा, कौन विद्यार्थी सेकंड लेवल दे सकता है, साइंस मैथ्स या एसएस में कौन विद्यार्थी दे सकता है, बीएड वाले, जिसने ग्रेजुएशन के साथ क्या कर रखा है, बीएड। क्या इसके अलावा कोई ऐसा और कैंडिडेट है जो दोनों ही लेवल की परीक्षा दे सकता है, सीडी बीएड मतलब फर्स्ट लेवल या फिर सेकंड लेवल, है ना, दोनों को। इसके अलावा और कौन विद्यार्थी है जो दोनों लेवल दे सकता है, तेज बोले, याद रखिएगा। जो एसटीसी कर चुका है, बारीक बात, जिसने एसटीसी को एसटीसी करने के बाद अगर उसने 3 साल अपने स्नातक के लगा दिए और जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, वे विद्यार्थी भी सेकंड लेवल का एग्जाम दे सकते। कौन सा, सेकंड लेवल का। अब ग्रेजुएशन किस में किया, अगर उसने आर्ट्स से किया है, बीए किया है तो सेकंड लेवल एसएस सब्जेक्ट से, और उसने अगर बीएससी से किया है तो सेकंड लेवल साइंस मैथ से दे सकते। समझ में आया, 2-4 विद्यार्थी बोल पाए, बाकी विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिया। तो जिसने एसटीसी के साथ साथ ग्रेजुएशन कर रखा है वह फर्स्ट लेवल का भी हकदार है और सेकंड लेवल का भी हकदार है। क्लियर हो गया। अच्छा, अपन रीट की बात करते हैं, रीट पात्रता की बात करें, उसमें कितने भागों में पेपर डिवाइड होगा। फर्स्ट लेवल की बात करूं तो 5 भाग। कितने भाग है, 5। पहला भाग 30 प्रश्न किसके, साइकोलॉजी के। दूसरा भाग 30 प्रश्न 6-7 हिंदी नहीं, 6-7 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा। तीसरा भाग 6-7 जो भाषा है उसमें से कोई भी एक भाषा, बस शर्त जो पहली वाली भाषा में अगर कोई भाषा ली है तो वह ना लेकर दूसरी भाषा ले, ठीक है। और चौथा कौन सा कहलाएगा, साइंस मैथ्स, है ना, साइंस और मतलब पर्यावरण देना आएगा और फिर मैथ्स आएगी। ये तो गया हमारा फर्स्ट लेवल। अब सेकंड लेवल की बात करें तो 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न भाषा प्रथम, 30 प्रश्न भाषा सेकंड, और बाकी के 60 प्रश्न आपका जो सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में। अगर आपने साइंस से कर रखा है तो साइंस मैथ, और आर्ट्स से कर रखा है तो एसएस। अब यहाँ आप कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या किसी एक्सवाइज कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, या फिर आप घर बैठ के पढ़ते हैं और आपको ये नहीं पता आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपका जो सेकंड लेवल का विद्यार्थी वो बताए आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। सेकंड लेवल वाला विद्यार्थी रीट प्री में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो काफी सारे बीएड वालों ने हाथ खड़ा किया, कोई भी बता दी आपका सेकंड लेवल में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सोशल साइंस। बस, तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यही कंफ्यूजन यहाँ बहुत क्लियर करना है। एक बोला सोशल साइंस, एक बोला हिंदी, यही सुनना है। जो फर्स्ट लेवल का है उसके कोई सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने, कोई चॉइस नहीं है। समझ में आ गया। सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी बोले साइंस का है या आर्ट्स का है, उसको 3 पेपर तो तैयारी उसको करनी अनिवार्य। कौन कौन से, 30 प्रश्न साइकोलॉजी, 30 प्रश्न भाषा प्रथम और 30 प्रश्न भाषा सेकंड। लेकिन जो बीएससी कर चुका है उसका सब्जेक्ट साइंस मैथ्स है, हिंदी नहीं है। और जो आर्ट्स देगा बीए कर रखा है वो एसएस का है। अब आप कहने के सर जिसकी हिंदी है, अगर आपके बीए में हिंदी है तो रीट मेंस में आएगी वो बात, ना कि रीट प्री में आएगी, रीट मेंस में। समझ आया। तो रीट प्री में भी सब्जेक्ट आपका एसएस का सब्जेक्ट बनेगा, और रीट मेंस में अगर आपने बीए कोई भी एक लैंग्वेज के साथ साथ एसएस के 2 पेपर कर रखे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट के हकदार हैं, टीचर्स बने, एक लैंग्वेज के भी और एक सब्जेक्ट के भी। जैसे मैं बीए की बात करूं, मेरे बीए में हिंदी है, इकोनॉमिक्स है और समाजशास्त्र है। मैं किस सब्जेक्ट का टीचर बन सकता हूं रीट मेंस देकर, हिंदी का भी हो सकता हूं और एसएस का भी हो सकता हूं। और एसएस का विद्यार्थी वही विद्यार्थी एसएस का टीचर बन सकता है जो 7 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आर्ट्स वालों को कह रहा हूं, कौन कौन से, पॉलिटिकल मतलब राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र,
इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। इन 7 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है तो वो विद्यार्थी एसएस का टीचर, और अगर इन एसएस के अलावा अगर उसने लैंग्वेज ले रखी, कौन सी लैंग्वेज, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत या उर्दू, पंजाबी, गुजराती, वो ले रखी तो वो भी उस लैंग्वेज का टीचर भी बन सकता है। तो बात समझ में आ गई, ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, कौन कौन विद्यार्थी सीटी की तैयारी कर रहा है, जो एसटीसी को बीएड कर चुके हैं, जो आप सब यहाँ बैठे, कौन कौन 10+2 की तैयारी कर रहा है? अच्छा, जोरों से हाथ खड़ा कीजिएगा। और स्नातक स्तर वाली सीटी की तैयारी कौन कर रहा है? ये करें, गुड। और रीट की तैयारी कौन कर रहा है? केवल रीट प्री की तैयारी, गुड। अच्छा, जो रीट प्री की तैयारी करें उन्होंने सीटी दोनों स्तर के फॉर्म नहीं भरे हैं? भरे ना, भरे ना, तो क्या उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं ना? तो आज के बाद बंद कर दीजिए कोई भी एक तैयारी। ये हमारा माइंड है, ये हमारा माइंड है। आपको भी खबर नहीं पड़ेगी कि आप किसकी तैयारी करें। अभी परीक्षा है अक्टूबर महीने में, तो कर लेते हैं तैयारी। 1.5 महीना पड़ा है सीटी 12th स्तर, उसके बाद 1.5 महीना और बचेगा, उसके बाद हम कर देंगे सीटी ग्रेजुएशन स्तर। उसके बाद रीट प्री आएगी, तो उसके 1.5 महीने बाद रीट प्री हो जाएगा फरवरी महीने में, तो कर लेते हैं रीट प्री की तैयारी। उसके बाद अगर रीट मेंस आएगी तो फिर करेंगे रीट मेंस की तैयारी। आपके पांव अलग अलग नावों में है, आपके पांव अलग अलग नावों में। आपका माइंड कभी भी किसी परीक्षा की तैयारी कर कर वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने आप माइंड को भी क्या कर रखा है, कंफ्यूज कर रखा है। अरे माइंड नहीं, यो नहीं खबर कि मैंने तैयारी कंडी करनी, सीटी करूं 1.5 महीने बाद ग्रेजुएशन की करूं, 1.5 महीने बाद परीक्षा होगी रीट मेंस की करूं, प्री की करूं, और 6 महीने बाद रीट मेंस की करूं। तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। कितने महीने? कम से कम 6 महीने चाहिए, तभी व्यक्ति उस परीक्षा तक पहुंच सकता है। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पहुंच सकता है, सिर्फ पहुंच सकता है, टच कर सकता है। हो गया कि मेरे 1 नंबर है गया, 1.5 नंबर है, ये रह गए, बस ये 6 महीने वास्तविकता है। पद की परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए, भले ही वो वैकेंसी हो ना हो, तैयारी अपनी यहीं से मजबूत कर। बात समझ में आई भाइयों? ओ भाइयों की बहनों, बात समझ पा रहे हो आप सब लोग? हाँ या ना? घबराओ नहीं, स्मेल देते रहो, मुस्कुराओ थोड़ा। हाँ, घबराना नहीं। वाह बेटा, तैयारी फॉर्म सबके भरे, लेकिन तैयारी सिर्फ एक ही हो। 4 लड़कियां देखने जाते हैं, क्या चारों लड़कियों से विवाह करते हैं? या 4 लड़के देखने जाते हैं, चारों से विवाह करते हैं? क्या फाइनल किससे होता है? जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को अपन, हाँ, इसी पर निशाना साधेंगे। थोड़ी तो यही मजेदार है, थोड़ा यही मजेदार हुआ कि नहीं हुआ? निशाना किसी एक पे साधा, तो फिर यहां ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी जीवन मरण का सवाल। उस लड़की के साथ हमारा जीवन बीतेगा, उस लड़के के साथ हमारा जीवन बीतेगा, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनते हैं। तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि सीटी 12th स्तर, सीटी ग्रेजुएट स्तर, रीट प्री और रीट मेन चारों करूंगी, चारों करूंगा, साधूंगा निशाना। हो सकता है? नहीं हो सकता। छोटे भाई बहनों, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन सच है, सच है ना? तो आज से आपको फिक्स करना है कि आपको तैयारी किसका करना है। फिक्स आपको पहले ही कर लेना है, तैयारी आपको किसका करना है। थोड़ा आगे आ जाएगा, पीछे वाले भी। मुस्कान आगे बुला लो, समझ में आ गया? चलिए मेरी तरफ भी ध्यान लगाइए। अब हम फिर से बात कर रहे थे रीट, तो आपको सीधा सीधा अर्थ है कि आपको किसी एक परीक्षा की तैयारी करना है, और अगर एक परीक्षा की सीधी सादा निशाना लगाया तो आपका काम होता है। अच्छा, रीट वालों के लिए अभी कछुआ चाल चलना है, तेज नहीं दौड़ना है, आराम से धीरे 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 चलना है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचना है कछुए की तरह, खरगोश की तरह धीरे धीरे धीरे। क्योंकि अपन काफी सारे टीचर्स या काफी सारे कोचिंग्स वाले जो अपना फायदा देखते हैं, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अरे वो का वो सिलेबस है, वो का वो सिलेबस है। महाराणा प्रताप इतिहास में सीटी में भी है, वो महाराणा प्रताप इतिहास में रीट प्री और रीट मेंस में भी है। वो महाराणा प्रताप, अगर मैं बात करूं तो आरएस में भी है, वो महाराणा प्रताप आईएएस की परीक्षा में भी। तो क्या महाराणा प्रताप पर जो क्वेश्चन आने वाला है, जो सीटी का जो क्वेश्चन वाला, वही क्वेश्चन क्या आरएस मेंस के लिए आ जाएगा? वैसे ही दोनों में फर्क है,
स्तर में फर्क है तो क्वेश्चन में फर्क होगा, पढ़ने में फर्क होगा, सिलेबस में फर्क है कि नहीं है, तो पढ़ाने में भी फर्क होगा, पढ़ने में भी फर्क होगा। जो टीचर सीटी पढ़ाता है वो सीटी का ही पढ़ाएगा। यूनिक में हम तो सीटी की तैयारी करते करते हम आरएस मेंस दे सकते हैं। प्री दे सकते हो आप? नहीं। हाँ, रिट मेंस की तैयारी करें या आरएस मेंस की तैयारी करें तो शायद सीटी निकल पाए, लेकिन फिर भी दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रश्न करने के तरीके मिलेंगे। आपका स्तर क्या है, आपका स्तर क्या है? रिट प्री की बात करूं, एसटीसी 12वीं या फिर बीए बीएड, ये स्तर है, या बीएससी बीएड, तो उतने स्तर का ही पेपर आएगा। और आपका स्तर क्या दे रखा है आप देखना, जब भी आप रिट पात्रता परीक्षा का सिलेबस देखेंगे, पूरे सिलेबस के नीचे छोटी सी लाइन में एक नोट लिखा हुआ है, जहां तक अपना ध्यान जाता ही नहीं है। याद रखिए क्या नोट है कि परीक्षार्थी, फर्स्ट लेवल के परीक्षार्थी ध्यान दे कि आपके प्रश्न का कठिनाई स्तर सेकेंडरी रहेगा। क्या रहेगा? सेकेंडरी। और रिट सेकंड लेवल वाले जो पात्रता, उनका प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। तो आपको कितने लेवल तक का पढ़ना है? या तो सेकेंडरी 10वीं तक का या सीनियर सेकेंडरी तक का पढ़ना है, भाई इतना सा ही पढ़ना है, और उसी की बात आपको यहाँ करनी। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। समझ में आया? ठान लेते हैं तो क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी, और मान लेंगे तो हार हो जाएगी। अपने हाथ में अपन उसको कैसे तैयार करें। निःशुल्क सेमिनार है, काफी जने अभी अगर उदयपुर की बात करूं, उदयपुर संभा की बात करूं, तो खूब कोचिंग सेंटर्स नए नए खुल रहे हैं, आपके साथ टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपके साथ टेस्ट करते हैं, नए नए कोचिंग। अब आपको ये नहीं पता कि वो कोचिंग पर कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है। मेरे को कौन कौन जानता है आप में से? आप मेरे कोचिंग वाले विद्यार्थी, और कोई आप जानते हो? कैसे जानते हो? हाँ, भाई गुरुकुल पढ़े थे, वो कोचिंग जो बंद हो चुका है। कब पढ़े थे बेटा? 2017-18 में पढ़े। अब भाई कह रहा है कि 2017 में अगर वो विद्यार्थी पढ़ा है, तो उस भाई के रिकॉर्ड के अनुसार मेरा शिक्षण का स्तर कितने सालों का हो गया है? 17 से 2026 कितने साल का हो गया है? 9 साल, 8-9 साल का। लेकिन ये भाई तो 2017-18 का है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2005-6 से। कब से हूँ? 5-6 से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन हो गया था मेरा सन 2001 में। कब हुआ? सन 2001 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और मैं कब से पढ़ा रहा हूँ? 2005-6 से। तो अनुभव कितने साल का हुआ है? 20-21 साल। इसमें से 1 साल निकाल दो, क्योंकि 6 महीने कोरोना 2 बार आया, दोनों सालों में 6-6 महीने में नहीं पढ़ा पाया। तो कितने साल का अनुभव है मेरे? 20 साल का। तो कुछ तो अनुभव रख रहा हूँ। तो भैया अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या ले रहे हैं? रिट पात्रता परीक्षा। मेंस की तो बात है ही नहीं, मेंस तो आराम से निकलेगा। रिट पात्रता में लैंग्वेज क्या ले रहे हैं? 2 लैंग्वेज है। भाषा प्रथम में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी और सिंधी है लैंग्वेज। भाषा प्रथम में वही भाषा सेकंड में सेम यही लैंग्वेज होगी। जैसे आपने भाषा प्रथम में आपने हिंदी ले ली, तो भाषा सेकंड में आप वापस हिंदी ले सकते हैं? नहीं। हिंदी के अलावा आपको क्या लेनी है? दूसरी कौन सी होगी? संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी में से कोई एक भाषा लेनी, ये लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, हिंदी सबको लेनी है, मेरा मानना है हिंदी भाषा सबको लेनी। अब हिंदी भाषा किस स्तर पर रखें? भाषा फर्स्ट में रखें या भाषा सेकंड में रखें? ये बहुत कम विद्यार्थी समझ पाते हैं, बहुत कम विद्यार्थियों को कोई टीचर बता पाता। वो बात मैं बता रहा हूँ, मैं भुगत भोगी हुआ हूँ 2011 में मेरे परिवार में। मैं नहीं, मेरे परिवार में। जब मेरी पत्नी ने एग्जाम दिया, वो मेरी सिस्टर, फॉर्म मैंने भरा। किसने भरा फॉर्म? मैंने। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी के फॉर्म पतिदेव भरते हैं, ये भर के आए थे फॉर्म। तो कौन भर के आए? ये। वो काफी सारे विद्यार्थी के फॉर्म कंप्यूटर वाला, ई मित्र वाला भरता है। वो पूछेगा कौन सी भाषा डालू, देख लो आपके अकॉर्डिंग। हिंदी डालू? हाँ डाल दो। सेकंड कौन सी? अंग्रेजी डालू? डाल दो। अब अंग्रेजी आज तक पढ़ी नहीं, डाल दी। संस्कृत पढ़ी नहीं, डाल दी। अब सेकंड भाषा में लफड़ा है। हिंदी भाषा फर्स्ट तो हो गई, सेकंड भाषा कौन सी लेवे? हिंदी के अलावा संस्कृत और अंग्रेजी, दो ही हमारी चलन की भाषा है। उसके अलावा पंजाबी, गुजराती, सिंधी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अब दोनों में से कौन सी भाषा लेनी चाहिए? बताएं आप लोग, क्या तय किया आपने भाषा सेकंड के लिए? संस्कृत। अंग्रेजी वाला कौन है? 4-5 विद्यार्थी। आपके अंग्रेजी ग्रेजुएशन में है बेटा?
सॉरी, हाँ हाँ बीए में ग्रेजुएशन की बात करूँ, ग्रेजुएशन में है आप दोनों के, आपके बेटा नहीं नहीं प्री मेंस में नहीं, प्री मेंस तो आपने दिया, अभी शक्ल ही नहीं देखी। नहीं नहीं मैं तो कह रहा ग्रेजुएशन में भी एक नहीं है आपकी भाषा वो, हाँ अंग्रेजी नहीं है, तो क्यों ले रहे हो? तो बीए में क्या सब्जेक्ट आपके? बीए एसटीसी की। 12वीं में कितने नंबर आए थे अंग्रेजी में? कुछ आए थे, हाँ 64 अच्छे नंबर आए, मेरे 36 नंबर आए थे, पासिंग मार्क्स आए, सिर्फ 36 नंबर, 6 नंबर तो स्कूल से गए, 15 नंबर मरे दोस्त के खातिर और 15 नंबर मैंने रट्टा मार के, वही प्रिंसिपल टू दी प्रिंसिपल आई बेग टू से डेट प्रश्न की 2 लाइनें यूर फेथफुली, काम हो गया, 5 नंबर वो ढांचे के मिल जाते, समझ आया? तो आपको लैंग्वेज कौन सी लेनी ये आपको चॉइस करना है। अब याद रखना संस्कृत अगर आपने हिंदी ले ली तो आधा यूं का यूं ज्ञान आपको संस्कृत में मिल जाए, अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। वो सेकेंड लैंग्वेज जो अंग्रेजी है वो ग्रामर नहीं है, ग्रामर नहीं है, वो क्या है? लिटरेचर। और मैं यूं लिख कर दे सकता हूं कि उदयपुर संभाग में कोई भी कोचिंग संस्थान लैंग्वेज सेकंड नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाता है। लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, किताबें भी नहीं मिलेगी, स्टाम्प पे लिख के दूंगा 100 रुपए के स्टाम्प पे, अगर कोई लैंग्वेज सेकंड की कोई किताब मिल जाए बहुत मुश्किल से। इसलिए भाषा कौन सी चॉइस करनी, तय करना, चयन करना, वो आप पे डिपेंड है। आप क्या पढ़ सकते, आप क्या पढ़ सकते हैं, सिंधी पढ़े सिंधी ले, संस्कृत पढ़े अंग्रेजी चाहे तो अंग्रेजी, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको हिंदी के अलावा सेकंड भाषा कौन सी लेनी। समझ में आया बेटा? तो अब आपको सोचना है आपको भाषा कौन सी लेनी है। संस्कृत ले ली तो 50% जो ग्रामर हिंदी का है वो लगभग संस्कृत का है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी एक ही खानदान की 2 संतान, एक ही खानदान की 2 संतान है। मैं आपको भाषा में पढ़ाऊंगा, जब अपन भाषा पढ़ेंगे, राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे, उसमें आपको जरूर बताऊंगा, है ना। राजस्थान कला संस्कृति पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लोग कहते हैं, मेरे को तो नहीं पता, लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो आपको भाषा कौन सी लेनी है वो आपको तय करना। उसके बाद बात करते हैं अपन चौथा भाग, या फर्स्ट लेवल की बात करूं तो चौथा भाग आपका कौन सा आ जाएगा? गणित का। जो विद्यार्थी फर्स्ट लेवल के हैं गणित पढ़े उसको 10वीं तक की गणित पढ़नी। अब आवे नहीं आवे, पड़ोस के 3 बच्चों को गोद लेना है, पड़ोस के 3 बच्चों को गोद लेना है, किसके लिए? गणित पढ़ाने के लिए, वो भी कैसी? फोकट में। ट्यूशन करानी उन बच्चों को। अगर आपने कक्षा 5वीं तक या 8वीं तक के विद्यार्थी को आपने गणित पढ़ा दी तो आपको गणित अपने आप आने लग जाए। यहाँ टीचर गणित पढ़ाता है तो टीचर जब सवाल करता है अपन को अच्छा लगता है, हाँ सर ये इंटू चूंकि ऐसे इसलिए, हाँ माना कि मान लो, तो मान लो, आप भी मान लो, हम भी तो मान लेते और हम भी मान लेते। लेकिन जब गणित करने बैठते हैं तो माना हुआ कोई ज्ञान याद ही नहीं रहता, टीचर करता है तब अच्छा। तो गणित के लिए क्या करना है आपको? अभ्यास करना। वो अभ्यास करना है तो सीधा सीधा अर्थ है आपको छोटे बच्चों से को पढ़ाना चालू करना है, फोकट में पढ़ाना है। किसी भाभी को कह देना, अर्थ बढ़ा रहे भाई आपके भाभी आपका बच्चा है गणित मैं पढ़ाऊंगी, गणित मैं पढ़ाऊंगा, भाभी भी राजी हो जाएगी, अरे वाह पैसे कितने होंगे, नहीं चाहिए, वो दे तो फिर ले लेना, अलग बात, जिद नहीं करनी। जैसे आप गणित पढ़ाना चालू करेंगे उस छोटे से बच्चे को, कौन सी क्लास है? कक्षा 5वीं, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट है वो कक्षा 5वीं गणित में, जो फर्स्ट लेवल की बात कर, धीरे 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 आपका गणित का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, अभ्यास होता। समझ में आया बेटा? फिर बात करूं पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट लेवल में जो कौन सी कक्षा से चालू हो जाता है? पर्यावरण अध्ययन की किताब कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं में आपको पर्यावरण अध्ययन मिलेगा, जो नीचे लिखा होगा सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट होता है पर्यावरण अध्ययन, मिलता। उन किताबों को पढ़ना है, उन किताबों में से प्रश्न आ जाते हैं, यूं के यूं आ जाते हैं, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा कौन कराएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और ये किताबें किसकी है? बस सा गणित है। अच्छा, कक्षा 1 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वो कौन बनाता है? अगर ये पूछ ले तो 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? नहीं करता है। अगर राजस्थान की बात करूं तो पाठ्यक्रम जो हमारा बनता है वो RACIT द्वारा, RACRT जो है ना, SIRT जिसको कहते हैं सेल्यू की बाड़ी,
वो तय करता है। लेकिन तर्ज कौन सा है, वो एनसीईआरटी, तर्ज हमारा एनसीईआरटी की समझ आ गया। तो सीधा सीधा अर्थ है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किताबी ज्ञान को करना है, रियल टीचर और रियल टीचर पर ध्यान जरूर देना। अभी हम सब ज्यादातर जो नई जनरेशन वाले हैं, कौन सी जनरेशन, मैं तो पुरानी जनरेशन 2000 के अंदर अंदर पैदा हो गया हूं, तो आप सब लोग ज्यादातर 21वीं सदी की औलादे हैं। तो हम सब व्हाट्सएप की दुनिया में, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, है कि नहीं है। जहाँ इंस्टाग्राम 250 ग्राम पर बड़े पर रहते हैं, विद्यार्थी सोता भी इंस्टाग्राम पर है और जगता भी इंस्टाग्राम पर है। तो विद्यार्थी को रियल टीचर की जगह रील वाले टीचर अच्छे लगते हैं, रील वाले टीचर। अब आप देखना वो रील वाला टीचर किस प्रकार से पढ़ा पा रहा है। हम यूट्यूब पे कोई भी चीज देखते हैं तो एक अक्षर डालो, एक शब्द डालो, आपको दुनिया भर के टीचर मिल जाएंगे, लेकिन वो टीचर वास्तव में कितना पढ़ा ये हमको नहीं पता, है ना। तो विश्वास करना इस ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बेस पर विश्वास नहीं करना। ऑनलाइन बेस में आप करते हैं ये दर्द करने लग जाते हैं, थोड़े दिन तक तो अच्छा लगता है। 150 रुपए में, मात्र 36 रुपए में आपको एक कोर्स मिल रहा है। कितने रुपए में? मात्र एक तंबाकू की पुड़िया होती, उस तंबाकू खावे या 36 रुपए में एक कोर्स ले ले। क्या आप 36 रुपए में कोर्स है तो वो 36 रुपए जैसा ही होगा। एक शर्ट 200 रुपए में भी आता है, एक शर्ट 1000 रुपए में भी आता है, और एक शर्ट 2000 रुपए में भी आता है। क्वालिटी किसकी है? 2000। क्यों है 2000 की? कपड़ा अच्छा होगा। तो जो कोचिंग सेंटर 1100 रुपए में पढ़ा रहे हैं, वो जो कोचिंग सेंटर 11,000 में पढ़ाएगा, फर्क तो होगा, फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। जो टीचर, जो कोचिंग सेंटर अगर 1100 में पढ़ा रहा है, वो जो कोचिंग सेंटर वाला 11,000 में पढ़ा रहा, फर्क होगा कि नहीं होगा? क्वालिटी कहाँ होगी? 11,000 में। क्योंकि अभी आपने कहा है सस्ता रोता है बार बार, महंगा रोता है सिर्फ एक बार। एक बार अगर आपने पैसा लगा दिया तो जीवन भर आप आनंद लेंगे। नहीं तो 1100 रुपये देकर इस कोचिंग पर, फिर थोड़े दिन बाद फोकट में पढ़ने के लिए उस कोचिंग पर, फिर फोकट में पढ़ने के लिए किताब दे रहे हैं, तो चलो उस किताब में, उस किताब को लेने चल पड़े उस कोचिंग। ये मत करना। ये मैंने 20 सालों में देखा है। आप शायद अपने दिल पर मत लेना मेरी बात को, मेरी बात को दिल पे मत लेना, लेकिन सच्चाई कह रहा हूं। ये किताबों के चारे, ये कम पैसों के चारे मत लगना। मेवड़ी हो कि नहीं हो आप लोग? हाँ, तो याद रखना, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा इस बात को, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूं, इसलिए 20 सालों से चल रहा हूं, है ना। दम लगा के पढ़ो। आप चाहते हैं तभी यहाँ बरसात आ सकती, चाहते हैं यहाँ बरसात आवे, यहाँ मान लिया तो हार गिला नहीं करूंगा दीदी, घबराओ नहीं, यहाँ कोई फुहारा नहीं है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीते। बरसात आना चाहते हैं आप? चाहते हैं बरसात होवे? चलिए हाथ यूं कर दे, मैं 1 अंगुली करूं तो आपको 1 अंगुली से मारना है, 2 करूं तो 2 से मारना है, 3 करूं 3 से, 5 करूं तो 5 से मारना, फिर रिटर्न 4 5 3 2 1 पे आ जाएंगे। चलिए 1 अंगुली से मारना चालू करें, महसूस करें, देखो बरसात आना चालू हुई कि नहीं हुई? मारो भाई बेटा, मारो, 2 अंगुली से मारो, 3 अंगुली से मारो, 4 अंगुली से मारो, 5 अंगुली से मारो, मारते रहो। बरसात तेज हो गई है, मारते रहो, मारते रहो। 4 से मारो, 3 से मारो, 2 1, बरसात बंद हो गई। अब चलूंगा। धन्यवाद। राधे राधे। जैसे सुन लिया आपने, मेवाड़ जी ने सारी बातें बता दी, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करनी है, समझ तो ही गया होगा। आपको सारे अच्छे ज्ञान की बातें भी कर दी, सारी कुछ बता भी दी कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसी से पढ़ना है, एक ही ऑप्शन रखना है, 4 ऑप्शन नहीं रखने, समझा भी दिया था।
और मेरे बाद में भी जो टीचर आएंगे वो ज्ञान की बातें करेंगे आपको जितना इनका अनुभव है। मेरे पास में इतना है नहीं, मतलब आप ही में से निकला हूँ। मेरे से इतनी उम्मीद ही मत करना कि इतनी कोई खास बात बताई जाएगी। आपके शिक्षक भर्ती में एक छोटा सा सब्जेक्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसी का एक पार्ट आता है शिक्षण, जो बड़ा सरल सब्जेक्ट है, बड़ा आनंददायक सब्जेक्ट है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। रीट पात्रता में लगभग 60-70 नंबर का उसका कंटेंट आता है। रीट मेंस के अंतर्गत आपके 30 नंबर की जो है साइकोलॉजी आती है और 2-4 नंबर के टीचिंग मेथड्स वगैरह आते हैं। पात्रता के अंदर इसकी भूमिका जो रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है या महत्वपूर्ण रहती है। आपको पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी बालक अगर तैयारी कर रहा है ना, जितने भी हमने तो उदयपुर में पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, किसी भी बच्चों को मैं ये कहूँगा तो तैयारी का पहला नियम क्या होता है। अब आज से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए? कंटिन्यूटी। इसके अलावा ये नहीं है तो सेकंड मान लिया मैंने। इसके बाद इससे पहले भी सबसे पहला काम है सिलेबस याद होना चाहिए, है ना। हमें ये पता है, मैं उदयपुर की एक कोचिंग के ऊपर साइकोलॉजी पढ़ाता था और लगभग आधे कोर्स से ज्यादा हो गया, उसमें 7 से 8 बच्चे सीईटी वाले बैठ रहे थे, जिनको मैंने कम से कम 40 घंटे पढ़ाने के बाद पता चला कि ये तैयारी किसकी करें। तो क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछते थे, फिर हम पूछते थे किसकी तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की, रीट की, सर सीईटी की। फिर मैं हंसने लगा, कितने दिन से पढ़ रहे हो? 40 एक दिन हो गए सर, महीना भर हो गया आपसे पढ़ते पढ़ते। क्या आपको यही नहीं पता कि सीईटी में साइकोलॉजी नहीं आती? बच्चों को कुछ नहीं पता है। यही कारण है कि अपने मेवाड़ संभाग की जितनी है ना, पन्नाट बन चल रही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं। जो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं होता, आप मर्जी हो जो बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये सबसे सिलेबस किसी बच्चे को याद नहीं रहता है और हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पढ़ते जा रहे हैं, कल्चर साइकोलॉजी पढ़ते 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 100 घंटे हो गए, अपन को पता ही नहीं चल रहा है कितने टॉपिक हो गए, कितने बाकी चल रहे हैं, कौन कौन से हमारे आते हैं और कौन कौन से हमारे नहीं आते, किस स्तर तक के आते, कुछ का जो है अपन को आइडिया नहीं लगा पा रहे। तो पहला काम जो करना है वो क्या याद करना है? सिलेबस याद करना है। अपने सब्जेक्ट की बात करें तो नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में साइकोलॉजी पढ़ते हैं। बाकी टॉपिक आपको पता है, वही लर्निंग आती है, सीटी आती है, इंटेलिजेंसी आती है, एडजस्टमेंट आता है, मोटिवेशन आता है और इंडिविजुअल डिफरेंस वगैरह। ये जो है 5, 6 या 7 टॉपिक जो है वो किसके माने जाते हैं? आपके साइकोलॉजी के माने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपने कई बार रीट का एग्जाम भी दिया होगा या अभी जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं वो भी दे रहे होंगे, तो आपको ये तो थोड़ा सा पता चल ही गया होगा कि परीक्षा के पैटर्न थोड़े से चेंज हो गए। और पैटर्न चेंज हो गए तो वो चल नहीं रहे हैं। हर परीक्षा के अंदर पैटर्न क्या हो रहा है? आपके चेंज हो रहा है। जैसे आपके वो 5-6 हजार की रीट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न साइकोलॉजी के आए थे, उस प्रकार के प्रश्न सेकंड ग्रेड में वापस देखने को नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है कि जैसे सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं वैसे अगली बार रीट में भी अपन को देखने को नहीं मिले। पैटर्न तो हर बार क्या कर रही है? चेंज कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, एक बार जो पैटर्न बन जाता वो 5, 6, 7, 8 भर्तियों तक चला रहता। 2010-11 की बात करें तो उस समय सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे बाल विकास से। 11, 12, 15, 17 तक की भर्तियों में सबसे ज्यादा प्रश्न किस गए आपके? बाल विकास। मतलब 30 में से 10 प्रश्न तो केवल एक ही टॉपिक में से आ रहे हैं, वो कौन सा होगा? आपके बाल विकास। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर देखो, कितने प्रश्न आ गए बाल विकास से, स्किप कर दिया पूरे के पूरे टॉपिक को। जब आप तैयारी करते हो और हर प्रश्न में जो प्रश्न आते हैं उनको देखने से ये नहीं कि वो प्रश्न जो है एग्जाम में वापस रिटर्न होगा या वापस जो है रिपीट होगा, वो तो होगा जो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सबसे प्रश्न सब कितना पीवाई क्यू पढ़ा करो। क्या होता है पीवाई क्यू पढ़ने से? वापस लोड करके थोड़ी आएंगे प्रश्न। तो पहले आते थे, अब तो ही नहीं रहे। पीवाई क्यू पढ़ने का एक ही तरीका है कि अपन को पता रहता है कि पैटर्न किस दिशा में जा रहा है और अगली बार में क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के आ सकते हैं। ये चीज यदि पकड़ में आ गई तो थोड़ा सा सिलेक्शन निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। सिलेबस याद करो, पैटर्न को पकड़ करके चलो। दूसरी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हालांकि हम खुद भी कराते, तो मैं इन चीजों में, जिस भी टीचर को पकड़ना है ना, एक टीचर को पकड़ के रखो जब तक एग्जाम नहीं हो। राजस्थान में 50 टीचर होने साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, जिससे समझ में आ रही है उसको पकड़ के रखो। और कब तक पकड़ के रखना है? एग्जाम तक। जितने आप शिक्षक बदलोगे उतने ही कंफ्यूजन क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सबके डाटा अलग अलग होते हैं, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबके टॉपिक भी अपने अपने हिसाब से फेवरेट होते हैं। हमारा कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। बच्चों की यही दिक्कत है, ऑफलाइन कोचिंग तो यहाँ से कर रहे हैं, बाहर जाकर के एक यूट्यूब और पकड़ रखा है, उससे थ्योरी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू रात में किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, 3 टीचर से तैयारी की, एग्जाम पास में आया, फिर 10 घंटे की मैराथन आई, वो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। ना फिर अपन एग्जाम में जाकर के बैठ देंगे, हमारे कुछ आए नहीं आता तो तब ना, जब एक टीचर को पकड़ के रखते हो। सिर्फ आप मुझसे ही पढ़े हो, अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो कम से कम एग्जाम के बाद कह तो सकते हो कि भाई कन्हैया सर से पढ़ के मैंने गलती कर दी, मेरे एक भी प्रश्न नहीं आया। तो आपने 4 पार्ट से पढ़ रखा है ना, आरोप भी किसके ऊपर डालोगे?
मनोविज्ञान में युक्ति आती है ना, प्रक्षेपण, थोपना, अपनी गलती खुद स्वीकार न करके दूसरों के ऊपर थोपना। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मास्टरों के ऊपर ही थोपोगे कि इनकी वजह से नहीं हुआ हमारा। फिर 5-6 से पढ़ो तो फिर किसके ऊपर थोपोगे? किसी एक के ऊपर तो थोपना पड़ता है। एक टीचर पकड़ के रखो जो आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी टीचर को पकड़ के रखो जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, जिसका तरीका आपको समझ में आता हो, उसी को पकड़ के रखो और एग्जाम तक पकड़ के रखो। तब तो आपके थोड़े बहुत चांस बनते हैं। जितने हम चीजें चेंज करेंगे, जितनी चीजें बदलती जाएगी, वो हर सेमिनार के अंदर सारी कोचिंगों पे सेमिनार होते हैं। मैं बहुत सारे बच्चे तो हर सेमिनार में नजर आ ही जाते हैं कि उसको इस कोचिंग पे देखा, वापस यहाँ आ गए, वापस यहाँ। हमारा खुद की गोल क्लियर नहीं है, हमें जाना क्यों है, करना क्या है और पूछना क्या है। इसीलिए तो ये चल रही है। और मैं तो आपके उदयपुर की कोचिंग की मुंह पे बुरे ही कर रहा हूँ। 3 महीने के नाम से एडमिशन लेते, 1 साल तक एडमिशन नहीं होते ना। ये 3 महीने के नाम पे कोर्स करवाना का कहता है कि 90 दिन में आपका कोर्स हो जाएगा, और 1 साल तक भी बच्चे का क्या नहीं होता है, आपके कोर्स नहीं होता है। कई ऐसे बड़े संस्थान है जहाँ पे हम खुद पढ़ाते थे। अभी की बात कर रहा हूँ, 7 क्लासें लगी थी, बच्चों के 2nd ग्रेड का एग्जाम आ गया। मैंने नहीं पढ़ी साइकोलॉजी, हो गई 7 क्लास में साइकोलॉजी। बच्चे ने फीस तो दी है ना, तो केवल कितनी क्लासें पढ़ी? 7। अब एग्जाम हो गया, बच्चा आएगी नहीं। बच्चे इतने माथाफोड़ी करने वाले होती नहीं, इतने होशियारी नहीं है कि वापिस से जो कोचिंग पे जा करके वही टेबले वगैरह बजा करके पैसे निकलवा ले। इतनी ताकत अपने मेवाड़ के बच्चों में तो है नहीं। वागड़ के जितने भी बच्चे आते हैं वो सामान्य बच्चे होते हैं, सारे टाइप के बच्चे होते हैं, तो बहस करते नहीं है। तो जैसे नहीं, ये स्टूडेंट भी बनो ना, ऐसे स्टूडेंट बनो कि आपकी वजह से टीचर परेशान होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो टीचर को पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। उसको मैं सबसे बढ़िया विद्यार्थी मानता हूं। फिर जो मैं कह रहा हूं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहे तो सब मिलाते हैं। ऐसा बच्चा होना चाहिए जो कभी ऐसा सवाल करे कि कल क्लास में जाने से पहले मुझे डर लगे, कोई ऐसा सवाल नहीं पकड़ ले वापस कि जिसका उत्तर मेरे पास में नहीं आए तो मैं क्लास में घुसने से पहले 2 घंटे अपना होमवर्क करके आऊंगा। अगर आप पूछोगे नहीं तो हमारी भी कैसेटें रेडी रटाई तैयार होती है। सेम कैसेटें हर क्लास में जाकर के वही गीत गाना है, हम गा करके निकल लेंगे। बच्चे कुछ पूछ ही नहीं रहे। इसीलिए भी टीचर, अपन कहते हैं कि टीचर अपना लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, बच्चे कहां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी तो अपना लेवल क्या कर रखा है, लो कर रखा है। जो भी कहते हैं सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते रहते हैं, लास्ट में कहते हैं उतार लो, उतार लेते हैं। अगले दिन आते हैं, टीचर जो बोलते जितना याद होता है उसको रिपीट कर लेते और आगे बढ़ जाते हैं। कभी जिज्ञासा ही नहीं आती है, कुछ जानना भी चाहे, हम प्रश्न पूछते भी नहीं। और जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे ना, तब तक शिक्षक कभी भी क्या नहीं करेगा, आपके मेहनत नहीं करेगा। टीचर को मेहनत करवाने वाले बच्चे ही होते हैं। इसीलिए किसी भी संस्थान पर पढ़ो, हम तो ऐसा नहीं कि सेमिनार रख दिया तो आपको यहीं पे एडमिशन लेना कंपलसरी है। यहाँ की जो एडवांटेज है वो सर्वैसा आपको बताएंगे जहाँ पे भी पढ़ो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट बन करके पढ़ो कि किसी टीचर के सामने बैठे रहो तो आप तो कोचिंग छोड़ करके चलो जाओ, लेकिन सदियों तक वो टीचर आपको याद रखेगी, वो बच्चा था जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता था, या वो लड़की थी सबसे ज्यादा सवाल करती थी। तो ऐसा कोई टीचर नहीं है ना जिसको सवाल पसंद नहीं हो। सारे टीचर को क्या पसंद होता है, हमसे कुछ पूछे। जितना आप एक बच्चा पूछेगा ना, उससे नई जानकारी निकलेगी तो वो सारे बच्चों के पास में पहुंचे। इसीलिए जितने भी हमारे अंदर सवाल वगैरह आते हैं ना, पूछा करो। ऐसे गूंगे बन करके, मौन बन करके क्लास के अंदर बैठने से कुछ नहीं होता है। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, हम बच्चों के चेहरे भी देखते कि हाँ पढ़ा करके निकल गए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई हम आपके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, आपके नौकरी नहीं लगने से कहीं हमारी भविष्य खराब हो जाएगा, कि हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो हमें हमारे घर वाले बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम के बाद आप हमारे सामने आते और कि हम सिलेक्शन हुआ तो आप क्या होगे, सर रह गया था 2 नंबर से, एक ही लाइन हुई, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, तैयारी करते। तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई पड़ा नहीं है, सब लोग अपना अपना स्वार्थ साध रहे। मैं ये क्लास में भी कहता हूँ, मैं भी मेरा स्वार्थ ही साध रहा हूँ। आज मैं सेमिनार में बोलने के लिए भी इसीलिए आया। कल क्लास चलेगी तो मेरे पास में भी क्या आएंगे, पैसे आएंगे। आप भी स्वार्थी चाह रहे हो, आपको टीचर से क्या लेना देना। जब तक कोर्स होगा तब तक वो आपके भगवान के बराबर है। जैसे ही नौकरी लगी फिर कौन टीचर। हम पूछते ना, हमारे तो ऑनलाइन पढ़ाते, कई बार मैसेज करते नौकरी लगने के बाद आपसे मिलने आएंगे। तो हजारों बच्चे के तो ऐसे मैसेज आ गए, मिलने तो अभी तक एक भी नहीं आया। नहीं होता है। सब लोग तब तक ही आपके साथ में, जब तक और स्वार्थ साध नहीं आए हो तो फिर पूरे ही साधो। इतना साधो कि संस्थान जो है वो वैसा होने लग जाए। हम कभी करते ही नहीं। अब किसी भी आप कोचिंग पर जाओगे तो मैं पहले ही कहता हूँ, हमारी पर्सनैलिटी की एक खास बात ये होती है कि हम सबसे पहले इंसान के सामने झूठ परोसते हैं, और हम वैसी चीज ही परोसते हैं जो सामने वाले को अच्छी लगे। आज ही मैं सेमिनार में वही बातें बोलूंगा जो आपको क्या लगे, बढ़िया लगे, तभी तो आप हमारी तरफ आकर्षित हो गए। तो आप कभी भी किसी भी काउंसलर सेंटर पर जाते हो या कोचिंग में इंक्वायरी करने के लिए जाते हो, तो वहां पे जो बैठा व्यक्ति होगा वो तो आपके सामने सारी बातें ऐसी करेगा। ये है, रेगुलर क्लास चलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट होगा, ये बुक देंगे आपको, ऐसे बैठ करके पढ़ाई करवाएंगे वगैरह वगैरह सब। आपको लगा कि यार बढ़िया सिस्टम है, आपने तो फीस जमा करवा दी होगी, 10,000 रुपये हमारी जमा। अब उसके बाद में आपका 2 टॉपिक हो गए अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, 5 टॉपिक हो गए अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, एग्जाम पास में आ गए, आप वहां पे दौड़ते रहे, नहीं लेंगे। अब आपने 10,000 रुपये दिए ना, सीने पे पांव रख करके आ जाओ, टेस्ट चाहिए मतलब चाहिए, फीस वापस दे दो जो टेस्ट की हो, जो 3,000 4,000 हम बाहर से दे देंगे।
बच्चा कोई भी कभी इस चीज को लेकर के बोलता। इसीलिए इस संस्थान में मैंने पहले ही कहा था कि डेमो का सिस्टम लगभग उदयपुर में बंद हो गया, बहुत सारी कोचिंगों ने देने बंद कर दिया। हमने कहा अपने रखो, तो डेमो 2-3 दिन का कुछ नहीं होता है, 2-3 दिन में तो कोई पता नहीं चलता है कि मास्टर कैसा है कैसा, 3 दिन में तो कहीं जान लोगे आप। 10 दिन का डेमो रखो, है ना, 10 दिन तक बच्चों को पढ़ाओ, भले उनके नाम से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से उनसे 1000 रुपए ले लो, 10 दिन पढ़। नहीं समझ में आ रहा है टीचर, अपने 1000 रुपए ले किसी और कोचिंग पे जाकर के पढ़ ले, जहां पे समझ में आ रहा है वहां से पढ़ाई कर लो। रोकना भी जरूरी नहीं, क्योंकि 10 दिन में तो कम से कम 1-2 टॉपिक तो हो ही जाते हैं, और जब 2 टॉपिक हो जाते हैं तो आपके भी सवाल जवाब टीचर के बीच में हो जाते हैं, और एक अच्छा सा बाउंडेशन बन जाता है कि हाँ ये शिक्षक ठीक है, या ये जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे टीचर, साथ में चल सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो यही कहूंगा ना कि उदयपुर की सबसे श्रेष्ठ फैकल्टी यही है। दूसरी कोचिंग पे जाओगे तो वो भी यही कहेंगे, उदयपुर की सबसे श्रेष्ठ हमारे पास में। किसी भी कोचिंग पर देखो, हर कोचिंग के एड में ही आएगा सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो कहता है कि न्यूनतम सिलेक्शन देने वाला संस्थान। जो जहां पे काम करेगा वो तो उसकी प्रशंसा ही करेगा। वास्तविकता क्या है उसके लिए तो हम उनके साथ में थोड़ी अंतर क्रियाएं करेंगे, तो उनके बारे में हमें पता चलेगा कि ये रियल चीज। इसलिए जिन जिन बच्चों का ऐसा मूड है कि हमारे जैसे कल से शायद कल से ही चलेगा आपके नया बैच, जिनका है तो आराम से 1000 रुपए जमा, 1000 रुपए भी आपके डूब नहीं रहे, नहीं समझ में आ रहा है 10 दिन के बाद में वापस लेकर के चले जाओ। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि दे दिए तो आपको रोकना ही जरूरी है। ये 10 दिन में आप आराम से एक शिक्षक को व्यवस्थित तरीके से क्या कर लोगे, जान लोगे, और उसके ऊपर भी काम करता है। और जैसा सर ने ये कहा था कि संस्थान ऐसी होती है जहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, या बहुत कम बच्चे जो है पढ़ते हैं, यानी 50 बच्चों का बैच है, 40 बच्चों का बैच है, उस कोचिंग का स्वार्थ ये होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देने। क्यों देने? ये 35 का जो टारगेट है वो अगले साल 350 भी तो करना है, और 35 बच्चों से 350 के ऊपर जाना है, तो वो कौन लेकर के जाएगा? सिलेक्शन। वो संस्थान सारे जितने भी कम बच्चों वाले होते हैं, बच्चों के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ज्यादा सिलेक्शन निकलेंगे तो अगली बार में बच्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। के पास में अतिरिक्त भीड़ ज्यादा होती है तो उनको सिलेक्शन की चाह ज्यादा होती नहीं है। सर सिलेक्शन के भी आप आधार क्या मानते हो? रेशो मैटर करता है कि किस आधार पर हुए। तो किसी संस्थान ने कह दिया कि हमने 300 बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, बड़ी चीज नजर आती है कि इस संस्थान से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 300। तो तुमने पढ़ाए तो 20,000 है ना, 20,000 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन करवाया? 300 बच्चों का। कोई एक ऐसा संस्थान है जिसने 30 बच्चों को ही पढ़ाया और 8 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया। देखा जाए तो बड़ा संस्थान कौन सा हुआ, जिसने 30 बच्चे बचा करके कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया? 8। अबे 25,000 बच्चे अगर मैं पढ़ाता हूं तो 25,000 में 200 बच्चे तो ऐसे ही जाते जो अपने दम पे सिलेक्शन ले लेंगे ना। इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो मिल ही जाते हैं भाई। ये मान लीजिए कि 50 बच्चों की क्लास हो तो आप क्या मानते हो, उसमें 3-4 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो अपने दम पे सिलेक्शन ले लेंगे, उनको टीचर की भी जरूरत नहीं है, केवल मार्गदर्शन चाहिए। तो रेशो मायने रखता है, हम ये देखते नहीं है। हमें ये लगता है कि पूरी क्लासरूम में सिलेक्शन के भरे हुए फोटो, हम भी वहीं जाने कि वहां पे सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, चयन मिलेगा, या सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है वही दिला देंगे। ऐसा कुछ भी पहले मुझे भी ऐसा लगता था। मैंने सारे उदयपुर जयपुर में पढ़ा करके देख लिया, कुछ भी नहीं होता है। कोचिंग संस्थानों के अंतर्गत फीस जमा कराने के बाद में बच्चों से कोई लेना देना नहीं बनता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए भले आप इसी संस्थान में लो, भले आपके संस्थापक महोदय सुन रहे हैं,